प्रिय विद्यार्थी, हम देख रहे हैं हम कक्षा 11 जनरल एंट्रियाँ। देखिए, जनरल एंट्री हमने सीखी जिसमें खातों के प्रकार हमने देखे। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता एवं नाम मात्र के खाते, 3 प्रकार के खाते होते हैं। इनके बारे में हमने अध्ययन किया, इनके नियमों को हमने जाना समझा। मगर अब हम देख लेते हैं कि जनरल प्रविष्टियाँ जो हम बनाते हैं, जनरल एंट्री हम लोग जो करते हैं, तो जनरल तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विशेष बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसमें व्यापार में प्राप्त क्रय आदेश का अथवा दिए गए आदेश का जनरल में लेखन नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी आदेश दिया जाए माल खरीदने के लिए, हमने आदेश दिया किसी को कि हमें माल खरीदना है, 5,000 रुपये का माल खरीदना है, मगर 5,000 रुपये का माल खरीदने का हमने आदेश दिया या कोई भी अमाउंट का आदेश दिया, तो इस आदेश की किसी भी प्रकार की जनरल में कोई एंट्री नहीं होती है। सेकंड नंबर पॉइंट, क्योंकि अभी अब यहाँ पर किया हुआ है, ना तो माल का खरीदना हुआ है ना बेचना हुआ है, खरीदी बिक्री किसी प्रकार की नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर हम जनरल में इसका कोई लेखा नहीं करते। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, व्यापारिक बट्टे की गणना सदैव माल के अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य पर की जाती है। यह प्रत्येक व्यापारी को दिया जाता है, चाहे व्यवहार नगद हो या उधार। जनरल में माल के शुद्ध मूल्य से लेखा किया जाता है। केवल व्याख्या में व्यापारी बट्टे का उल्लेख किया जाता है। जैसे कि हम देखें कि व्यापारी बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट, तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसे हम उस वस्तु की MRP या अंकित मूल्य जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वस्तु के ऊपर, उस मूल्य पर हम व्यापारी बट्टे की गणना करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और इस व्यापारी बट्टे को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसकी हम जनरल में एंट्री करते हैं, उस अमाउंट को हम लिखते हैं। हाँ, व्यापारी बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट कितने % दिया है इसकी जानकारी हम लोग नरेशन में लिखते हैं। तो नरेशन में वो जानकारी हम दे देते हैं कि हमने व्यापारी बट्टा कितना दिया हुआ है। इस प्रकार व्यापारी बट्टा हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं, नगद बट्टे की गणना। नगद बट्टे की गणना सदैव भुगतान की जाने वाली रकम पर की जाती है। नगद या चेक द्वारा भुगतान पर नगद बट्टा नियमानुसार दिया जाता है। नगद बट्टे की लेखा प्रविष्टि जनरल में परिस्थिति के अनुसार की जाती है। तो जो कैश डिस्काउंट होता है, इस कैश डिस्काउंट की हम लोग एंट्रियाँ करते हैं। कैश डिस्काउंट को हम जो जनरल में शो करते हैं, लिखते हैं, और ये परिस्थिति के हिसाब से कि अब कैश डिस्काउंट कितना है तो वो हम लिखते हैं, इसकी एंट्री करेंगे। मगर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री इसमें हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ नंबर, व्यापार का प्रारंभ करते समय यदि स्वामी माल भी लगाता है तो उसका लेखा स्टॉक खाता यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट करके किया जाता है। इसे क्रय खाते में डेबिट नहीं किया जाता। परचेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने माल खरीदा नहीं, हम तो माल बाद में खरीदेंगे। अभी हमारे पास जो माल था उसी माल को लेकर हमने बिजनेस शुरू करा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। फिफ्थ नंबर पॉइंट में आते हैं, यदि व्यापार प्रारंभ करते समय रकम उधार ली जाती है तो ऋण के साथ दी गई ब्याज की दर का भी प्रभाव प्रारंभिक प्रविष्टि पर नहीं पड़ता है। भविष्य में देय ब्याज की गणना हेतु दर का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने लोन लिया है, यदि तो लोन हमने लिया है व्यापार प्रारंभ करने के लिए, जिसको हम पूंजी बोलेंगे, लोन बोलेंगे, क्योंकि लोन लेकर व्यापार प्रारंभ किया है। मगर जो उसके ऊपर ब्याज देना है वो अभी हमने नहीं दिया है। हम वो ब्याज 1 साल बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे। जिस समय पर हम वो ब्याज देंगे उस समय पर इसकी एंट्री हम अलग से करेंगे। मगर नरेशन में हमें वो ब्याज की दर क्या होगी ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, नकल प्रविष्टि हेतु माल खाता शब्द के स्थान पर परिस्थिति के अनुसार क्रय यानी परचेस, विक्रय यानी सेल्स, क्रय वापसी यानी परचेस रिटर्न, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खरीदा तो हमने माल ही और उसी माल को बेचा है, तो खरीदते समय हम लोग परचेस लिखते हैं, बेचते समय हम लोग सेल्स लिखते हैं। वैसे वापस के समय पर परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न हम लोग लिखते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम 7 नंबर, विक्रय कर यानी सेल्स टैक्स, वाणिज्यिक कर कमर्शियल टैक्स, उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी, आयात कर इंपोर्ट ड्यूटी, निर्यात कर एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्थानीय कर लोकल टैक्स आदि व्यापारिक व्यय हैं, जबकि आयकर इनकम टैक्स एवं धनकर वेल्थ टैक्स व्यक्तिगत व्यय या आहरण होते हैं। तो ये वैसे विभिन्न प्रकार के जो कर अभी हमने देखे, ये कर अब हमारी सरकार ने इन करों को रोक दिया है। इसके स्थान पर एक नया कर जो है वो लागू कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है
ये हमारा व्यापार का खर्चा होता है, इसलिए हम इसको व्यापार में जनरल एंट्री में इसे लिखेंगे जीएसटी को। मगर इनकम टैक्स यदि पे किया हो या वेल्थ टैक्स पे किया हो तो ये उस व्यापारी का टैक्स है जो उस व्यापार को चला रहा है, ये इसका व्यक्तिगत टैक्स मानेंगे, इसलिए इसको हम इनकम टैक्स के नाम से एंट्री नहीं करते हुए इसको हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए 8 नंबर, व्यापार के उपयोग हेतु जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाएगी तब संबंधित संपत्ति खाते को ही डेबिट किया जाएगा। क्रय खाता माल खरीदने की दशा में ही डेबिट किया जाता है। किसी भी संपत्ति को लेने, लाने और लगाने के खर्च उस संपत्ति के लागत में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये संपत्ति यदि हमने कोई खरीदी है तो उसको हम यहाँ उसी असेट्स के नाम, जैसे व्यापार के लिए कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट के नाम से लिखेंगे, कोई मशीन खरीदी तो मशीनरी अकाउंट के नाम से उसकी एंट्री हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं 9 नंबर, माल का क्रय चाहे नगद हो या उधार सदैव क्रय खाता ही डेबिट किया जाएगा। इसके विपरीत माल की बिक्री चाहे नगद हो या उधार सदैव विक्रय खाता ही डेबिट किया जाएगा। तो माल खरीदते समय परचेस अकाउंट और माल बेचते समय सेल्स अकाउंट लिखेंगे, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 10 नंबर पॉइंट, व्यापार के व्यय का जब कभी भी भुगतान किया जाता है तब संबंधित व्यय के खाते को डेबिट किया जाएगा, पाने वाले व्यक्ति के खाते को कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार व्यापारिक शब्द आय की प्राप्ति के समय देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट नहीं किया जाएगा, जब संबंधित आय जो है उस आय को क्रेडिट किया जाएगा। तो खर्च जिस नाम से जिस चीज़ के लिए खर्च किया जा रहा है उसी खर्च के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इनकम जिस चीज़ की हो रही है उसको हम इनकम के रूप में क्रेडिट करेंगे, जैसे ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, डिस्काउंट प्राप्त किया, ये हमारी इनकम है। किराया दिया है ना, बिजली का बिल चुकाया, तो ये हमारे लिए खर्च है, तो हमको उसी खर्च के नाम से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्यापारिक बट्टे की शर्त पर बेचे गए माल खरीदे गए माल की वापसी का लेखा भी आनुपातिक व्यापारिक बट्टा घटाकर शुद्ध मूल्य पर किया जाएगा, है ना। व्यापारिक बट्टा जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको माइनस करने पर ही हम लोग जो शेष अमाउंट आता है उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि व्यवहार के लेखांकन हेतु दी गई मद में व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा की शर्त है किंतु व्यवहार नगद संपन्न नहीं हुआ है अर्थात उधार है, तो व्यापारिक बट्टा अवश्य दिया जाएगा किंतु नगद बट्टा नहीं देंगे, क्योंकि नगद बट्टा देने हेतु व्यवहार का नगद होना भी अनिवार्य है, तो यहाँ पर नगद नहीं हुआ इसलिए हम नहीं देंगे। 13 नंबर पॉइंट, यदि किसी मद में व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा की शर्त है किंतु आंशिक व्यवहार नगद संपन्न हुआ है तो शेष उधार है, तो ऐसे में माल के संपूर्ण अंकित मूल्य पर व्यापारिक बट्टा दिया जाएगा और आंशिक भुगतान की रकम पर ही नगद बट्टा दिया जाएगा। संपूर्ण राशि पर नगद बट्टा नहीं देंगे क्योंकि भुगतान हमें नगद पूरा प्राप्त नहीं हो रहा है, आंशिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए आंशिक राशि पर ही हम लोग नगद बट्टे की राशि का भुगतान करेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट देखते हैं, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे की शर्त एक साथ लागू होने की दशा में पहले व्यापारिक बट्टा की गणना की जाएगी, व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद प्राप्त हुए शुद्ध मूल्य पर नगद बट्टे की गणना की जाएगी। 15 नंबर पॉइंट, माल की चोरी से क्रय खाता प्रभावित होता है और रोकड़ की चोरी या रोकड़ के गबन से यानी रोकड़ के नुकसान से चोरी से रोकड़ खाता प्रभावित होता है। ऐसी दशा में चोरी से नुकसान खाते को डेबिट करके क्रय खाता या रोकड़ खाता यानी कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर पॉइंट, यदि व्यापार के प्रारंभ में कुछ रोकड़ व्यापारी द्वारा स्वयं के पास से और कुछ उधार लेकर लगाई जाती है तो रोकड़ के कुल योग से रोकड़ खाता डेबिट, व्यापारी के पास की रोकड़ से पूंजी खाता क्रेडिट और क्रय की रकम से ऋण दाता का व्यक्तिगत खाता क्रेडिट किया जाता है। 17 नंबर पॉइंट, जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान व्यक्तिगत है जबकि अग्नि बीमा प्रीमियम का भुगतान व्यापारिक व्यय है, क्योंकि जीवन बीमा जीवन पर लिया जा रहा है जो कि उस व्यक्ति के जीवन पर है जो इस व्यापार का संचालन कर रहा है, ये उसको इसकी कीमत चुकाना है, ये व्यय उसके लिए है, तो इस व्यय की राशि को हम लोग व्यापार में आहरण खाता मानेंगे। जबकि अग्नि बीमा मतलब माल के नुकसान की क्षति पूर्ति हेतु हमने अग्नि बीमा कराया है तो ये व्यापार का खर्च माना जाएगा। नेक्स्ट है, यदि डूबत ऋण अपलिखित करना हो, डूबत ऋण मतलब जो हमने उधार माल बेचा और राशि की वसूली नहीं हुई तो ऐसे को हम लोग डूबत ऋण बोलते हैं। तो यदि डूबत ऋण अपलिखित करना है
तो डूबत ऋण खाता डेबिट और संबंधित देनदार का खाता क्रेडिट किया जाता है। जैसे नरेश से हमें 500 रुपये लेना थे और नरेश से अब हमें वो 500 रुपये प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग नरेश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पैसा डूब गया इसलिए डूबे हुए अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू नरेश। तो इस प्रकार की एंट्री लिखना है। तो ये जो पॉइंट थे, इन पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। ये जनरल एंट्री करते समय इन्हीं पॉइंटों का हम लोगों को उपयोग करना पड़ता है। इसके साथ ही जो संबंधित प्रविष्टि है, जनरल एंट्रियां हैं, उसके साथ सिचुएशन के आधार पर हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी एंट्री हमें करना है, किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। ये तो पॉइंट देखकर पढ़कर ही समझ में आता है, इसलिए इसका अभ्यास करें। ये जो जनरल एंट्री लिखते समय हमने नियम पॉइंट देखें, इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और इन्हें स्मरण रखें, याद रखें, जिससे कि जनरल एंट्री प्रविष्टि करने में हमें ईजीली हम लोग जनरल एंट्री कर पाए, प्रविष्टि कर पाए, आसानी से कर पाए। इसका अभ्यास करें।